इस इंडक्टर प्लस कॉइल का मतलब क्या होता है, आर और एल का कॉम्बिनेशन, जिसमें आर क्या है 15 ओम और इंडक्टेंस क्या है 0.05 हेनरी, इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये बताओ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। नहीं, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर का मतलब सिर्फ रेजिस्टर है। ये हमेशा जान के देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ओके। अब इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करा है, इस कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स 200 एंगल 0 लिख दे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है I2 की वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कि या तो ये क्वेश्चन सीरीज का देते हैं या फिर पैरेलल का देते हैं, तो जब भी ये क्वेश्चन पैरेलल एसी सर्किट का देंगे तो तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, क्या, पहली चीज़ CDR करंट डिवीज़न रूल लगाना है, दूसरी चीज़ उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, और अगर C होता है तो क्या लिखते हैं, R माइनस जे एक्सी, और अगर R नहीं होता तो सिर्फ 0 प्लस जे एक्सएल लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला हुआ है I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। I1 तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, बट ना तो मुझे I पता, ना मुझे I1 पता, ना मुझे I2 पता, तीनों ही करंट हमें निकालनी है। I1 का क्या होगा, भूल गए, वोल्ट V बाय Z1 लिख दूं, या फिर मैंने बताया था करंट डिवीजन रूल लगा लो सिंपल। सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, पैरेलल सर्किट आते ही करंट डिवीजन रूल। तो I1 का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल करंट, राइट। टोटल करंट कितनी है, I है, मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 20, divided by sum of resistor which are connected in parallel, that is 20 plus 15 plus j। अब ये देखो, ये ध्यान रखना, बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये हेनरी में दिया हुआ है, तो हेनरी से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ओम में कन्वर्ट करना है। तो j इंटू 2 पाई, f भी पता है, l भी पता है। अब बात आ गई I, क्या हमें I पता है, नहीं पता। अब टोटल करंट है तो टोटल करंट का क्या फॉर्मूला होएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। वोल्टेज पता है हमें, हाँ वोल्टेज पता है 200 एंगल 0। टोटल इम्पीडेंस पता है हमें, नहीं पता, निकाल लें। ये मान लेते हैं Z1 और ये मान लेते हैं Z2, तो Z1 पैरेलल क्या है Z2 के, तो अगर Z1 पैरेलल Z2 है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। Z1 कितना है हमारे पास, अगेन 15 प्लस जे एक्सएल जो है बी वैल्यू आएगी, और Z2 कितना है 20 ओम है। तो बस ये ध्यान रखना, जहाँ भी तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो उसे क्या चाहिए पोलर फॉर्म, डिवीजन आ रहा है तो किस में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो रेक्टेंगुलर। सिंपल सारी वैल्यू सॉल्व करके पुट करके तुम्हारे पास I1 आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है करंट, करंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। अब इसमें फेज एंगल पूछा हुआ है, या तो ये cos फाई पूछ लेते हैं या फेज एंगल। अब फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन, नहीं, cos फाई इज पावर फैक्टर, ठीक है। फाई क्या है, सिर्फ फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज कितनी थी 200 एंगल 0, करंट कितनी है, हम्म, नहीं, ये चीज़ और लिख लो, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में CDR रेक्टेंगुलर और cos फाइव में, इसमें हम R बाय जेड नहीं लगा सकते, सीरीज में लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। इस रीज़न ये है कि तुम इसमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते ना, ऐसे अलग अलग करके नहीं निकाल सकते।
तो इसमें डायरेक्ट फेज एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फाई की वैल्यू कितनी होगी? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास 200 एंगल 0 है, करंट की वैल्यू मान लो हमारे पास आई 2 एंगल 30 डिग्री। मैंने रैंडमली मानी है, मेरी आई नहीं है वैल्यू। तो वोल्टेज और करंट का अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगी, 0 एंगल यहाँ पे है, 30 डिग्री समथिंग ऊपर होगा, तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो अब मुझे देख के बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का कितना एंगल है? 30 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 30 डिग्री हो गई। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। तो ये फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो हमारे पास कॉस फाई आ जाएगा। इन्होंने कॉस फाई नहीं पूछा हुआ, बट मैंने बताया कि कॉस फाई भी तुम्हें ऐसे ही निकालना होता है। उसके बाद फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? वोल्टेज हम 0 पे है, I1 क्या कर रहा है? इंडक्टर का केस है, इंडक्टर के केस में करंट क्या करेगा? लैग करेगा। सिविल वर्ड भूल गए? इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या करेगा? लैग करेगा। करंट लैग करेगा तो कहाँ बनेगा? नीचे। पर्टिकुलर तुम्हारे पास एंगल आएगा सॉल्व करके, ठीक है, और वो जनरली आएगा हाँ, वो एंगल नेगेटिव में आएगा। मान लो आया -60 डिग्री, नेगेटिव आया तो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। अब I2 तुम्हारा कौन सा है? रजिस्टर वाला है। रजिस्टर के केस में क्या आएगा? 0 डिग्री आता है, फेज एंगल फिक्स्ड है, राइट। तो अब इनके बीच का रिजल्टेंट जो करंट आएगा वो भी कहाँ आएगा? इन दोनों के हमेशा बीच में आएगा। ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारा करंट बीच में नहीं आ रहा, मतलब एंगल इसका क्या होगा? कम ही होगा। मान लो 30 डिग्री है, तो अगर बीच में नहीं आ रहा I1 और I2 के, इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? गलत है। ओके, तो ये क्या है? इसका फेजर